चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड का स्वागत किया है, जो सभी प्रकार की हिंसा को रोकने और कूटनीति के रास्ते पर चलने का आह्वान करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वे पीएम मोदी की बातों से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि हम युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए सहयोगियों के साथ समन्वय करना जारी रखेंगे। पटेल ने यह टिप्पणी रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति और युद्ध को समाप्त करने के लिए पीएम मोदी के आह्वान पर एक सवाल के जवाब में की। इससे पहले सितंबर में समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है, इसमें खाद्य ईंधन सुरक्षा और उर्वरकों की समस्या के समाधान के तरीके खोजने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी शनिवार को पश्चिम बंगाल सचिवालय में पूर्व क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक बुलाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के उनके समकक्ष इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल सचिवालय में सूत्रों ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बैठक में अनुपस्थित रह सकते हैं। शाह बैठक में अन्य मुद्दों के साथ ही 5 राज्यों की सीमा से जुड़े मसलों और पूर्वी माल ढुलाई गलियारे का निर्माण पूरा करने पर चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ ही सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। पहले यह बैठक 5 नवंबर को होनी थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण इसे टाल दिया गया था। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो के दोषियों के समय से पहले रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल्किस बानो ने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले त्वरित सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बार बार एक ही मामले की मेंशनिंग मत कीजिए। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने जमानत के लिए साकेत कोर्ट का रुख किया है। आरोपी के वकील ने यह जानकारी दी। 28 वर्षीय आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया था। पूनावाला के वकील ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी आज याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मामले की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र अभी दाखिल किया जाना है, इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नजर नहीं आता। पूनावाला की न्यायिक हिरासत 9 दिसंबर को और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। बिहार में जहरीली शराब का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के छपरा जिले के बाद अब अन्य जिलों में भी जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आ रही हैं। छपरा के अलावा सीवान और बेगूसराय में भी जहरीली शराब से मौत की खबर आई है। वहीं छपरा जहरीली शराब कांड की बात करें तो इसमें अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 34 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से 34 मौतों के आधिकारिक आंकड़े दिए जा रहे हैं। छपरा में लगातार हो रही मौतों से मृतकों के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। तेलंगाना के मंचेरियल जिले में रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मंचेरियल जिले में एक परिवार अपने घर में रात को सोया हुआ था, तभी अचानक घर में आग लग गई। गहरी नींद होने की वजह से घर वालों को कुछ पता नहीं चला और जब आंख खुली तो चीख पुकार की आवाज आ रही थी। मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे और इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन सबकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई। यह आग इतनी भीषण थी कि घर मलबे में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात होने की वजह से जब तक आसपास के लोग आग बुझाने के लिए दौड़ते, तब तक 6 लोगों की जान जा चुकी थी। आनंद फानन में अस्पताल के लोगों ने दमकल सेवा को इसकी सूचना दी और तब जाकर किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। बिहार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे से यह बात सामने है कि बिहार में चर्चित रहे चारा घोटाले की तरह बाइक, ऑटो, ई रिक्शा और कार को कथित तौर पर विभिन्न घाटों से बालू ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उन्हें उपयोग में लाया गया है। वन विभाग की लापरवाही के कारण राज्य सरकार को लगभग 355 करोड़ का चूना लगा है। विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से बिहार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और यह खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्तीय वर्ष 2020-2021 की रिपोर्ट में हुआ है। सीएनजी की रिपोर्ट जारी करते हुए महालेखाकार रामावतार शर्मा ने बताया कि 2020 के लिए खनिज राजस्व प्राप्ति का मूल्यांकन, संग्रहण और उसके लिए
प्रयोग में लाई गई सभी प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच की गई। बिहार के 14 जिलों में बालू परिवहन के लिए जारी किए गए ई चालान की जांच में लगभग 46,935 ई चालान फर्जी पाए गए। इसमें बाइक, ऑटो, स्कूटर, कार, एम्बुलेंस और ई रिक्शा से बालू ढोया गया है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी स्थित श्रृंगार गौरी पूजा अनुमति के खिलाफ याचिका की सुनवाई जारी है। मामले में हिंदू पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जे मुनीर कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें स्कंद पुराण से लेकर औरंगजेब तक का जिक्र किया गया। श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भारत सरकार से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महान साहिबजादों के बलिदान को राष्ट्रीय श्रद्धांजलि देने के लिए एक भावपूर्ण दलील दी है। उन्होंने कहा कि इनका नाम इस तरह से रखें कि यह पंथक मूल्यों का प्रतीक हो और खालसा पंथ की भावना और विरासत के अनुरूप हो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिखों के सर्वोच्च निकाय श्री अकाल तख्त साहिब की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए तथा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करके इसे साहिबजादे शहादत दिवस का नाम देने का आग्रह किया ताकि यह सिख लोकाचार के अनुरूप हो सके। हरसिमरत कौर बादल ने कट्टरता, धार्मिक असहिष्णुता और उत्पीड़न के खिलाफ छोटे साहिबजादों के बलिदान को राष्ट्रीय श्रद्धांजलि देकर एक राष्ट्रीय चूक को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह और उनकी पार्टी इस संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त करती हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 95 पैसे प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत आज 17 दिसंबर सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। इस बढ़ोतरी की घोषणा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने की है। यानी दिल्ली में अब आपको 1 किलोग्राम सीएनजी भरवाने के लिए 79.56 चुकाने होंगे। इससे पहले 8 अक्टूबर को दिल्ली में सीएनजी की कीमत बढ़ाई गई थी। बता दें कि गुरुग्राम में सीएनजी 86.94 प्रति किलोग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर और नोएडा में 81.17, रेवाड़ी में 78.61 और फरीदाबाद में 84.19 प्रति किलोग्राम पर मिल रही है। आपको बता दें कि इस साल मार्च से लेकर अब तक यह 15वीं बार है जब सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया है। कुल मिलाकर 10 महीनों में सीएनजी की कीमत 23.55 प्रति किलोग्राम बढ़ चुकी है। हरियाणा में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। प्रदेश के प्रमुख शहरों के रात्रि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हिसार के गांव बालसमंद में रात्रि पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नारनौल का रात्रि तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे 4.5 व महेंद्रगढ़ का 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पंजाब के बठिंडा में 3.4 डिग्री सेल्सियस, रोपड़ में 3.4 डिग्री सेल्सियस और जालंधर में 3.7 डिग्री सेल्सियस रात्रि तापमान दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इन सभी का तापमान पहाड़ी क्षेत्र शिमला से भी कम है। शिमला में रात्रि तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। बता दें कि अब पंजाब में भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।